हेलो, दिस इज नरेंद्र सिंह एंड वेलकम टू सोलंकी स्टडी पॉइंट। चैप्टर चल रहा है अपने चैप्टर नंबर फर्स्ट क्लास 10th हिस्ट्री का, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, इससे पुराने जो पार्ट्स थे अपन पढ़ चुके थे, फ्रेंच का रिवॉल्यूशन। ठीक है, फिर उसके बाद में किस तरीके से सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर था वो किस तरीके से मिडिल क्लास आए, वो सारा पढ़ लिया। उसमें एक टॉपिक था अपना लिबरल नेशनलिज्म। इस कॉन्सेप्ट से लेकर के आज का अपना वीडियो होने वाला है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले टॉपिक अपना होगा क्या, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म, ये क्या चाहते थे। सबसे पहले तो आप ये समझो कि लिबरल है क्या। लिबरल जो वर्ड है, लिबरलिज्म डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड लिबर। ठीक है, ये लेबर है, लिबर वर्ड है, लिबरलिज्म इस वर्ड से बना है और इस वर्ड का मतलब होता है फ्री। मतलब ये क्या चाहते थे, इंडिपेंडेंस। ठीक है, अब इंडिपेंडेंस किस चीज से चाहते थे देखते हैं। अ फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म आइडेंटिफाइड बाय पॉलिटिकल फिलोसफर हु बिलीव इन एन इंक्लूसिव फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म दैट एड्रेस टू ट्रेडिशनल लिबरल वैल्यूज ऑफ फ्रीडम। ठीक है, यहां से देखना, टॉलरेंस, इक्वलिटी एंड इंडिविजुअल राइट्स। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें थी ये लोग वो चाहते थे। ठीक है, तो इन सब के लिए उन्होंने क्या किया। ठीक है, ये सारी की सारी डिमांड्स क्या थी इनकी, ये क्या इनका पूरा क्राइटेरिया था, क्या करना चाह रहे थे, वो सारा अपन देखेंगे। तो इसमें कुछ वर्ड्स आ रहे हैं, देखो, ट्रेडिशनल लिबरल वैल्यूज ऑफ फ्रीडम, टॉलरेंस, इक्वलिटी एंड इंडिविजुअल राइट्स। तो ये जो चार चीजें हैं, इन चारों चीजों के लिए वो क्या कर रहे थे। ठीक है, इन चारों चीजों के लिए वो गवर्नमेंट की जो फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट थी, मोनार्क था, उसके अगेंस्ट वो फाइट कर रहे थे। ठीक है, किसके लिए, नेशनलिज्म लाने के लिए। ठीक है, तो बात करते हैं आगे। अब इस नेशनलिज्म को लाने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए। तो स्टेप्स यहां अपने पास दो टाइप से लिए गए, कुछ पॉलिटिकल लिबरल्स द्वारा और कुछ इकोनॉमिकल लिबरल्स द्वारा। ठीक है, मतलब इसको अपन दो पार्ट में डिवाइड कर रहे थे। कुछ अपने पास पॉलिटिकल लिबरलिज्म के को ध्यान में रखते हुए कुछ ठीक है डिसीजन लिए गए, और कुछ इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लिए गए। तो देखते हैं होता क्या है। कुछ ये 5 टॉपिक्स अपने पास वो लिए गए। फर्स्ट टॉपिक है अपना इंडिविजुअल फ्रीडम। ठीक है, अब इंडिविजुअल फ्रीडम किस चीज की वो चाहते थे, इंडिविजुअल फ्रीडम हो मार्केट की, यानी मार्केट जो है वो बिल्कुल और 101% एकदम फ्री रहना चाहिए। कोई भी वहां पे प्रेशराइज नहीं करना चाहिए, कोई भी पार्शलिटी वाला सिस्टम नहीं होगा। सबके लिए मार्केट होगा, सबके लिए ओपन होगा, जो चाहे वो इसको यूज कर सकता है, जिस तरीके से चाहे उस तरीके से यूज कर सकता है। अब मार्केट का फ्रीडम किस तरीके से, ठीक है, मतलब फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, ये आपने पढ़ा होगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। तो अपन बात करें उन्हीं की, तो जो स्ट्रक्चर था सोसाइटी का, ठीक है, उनको कुछ प्रिविलेज मिले हुए थे। तो जिनको प्रिविलेज मिले हुए थे वो थर्ड स्टेट के लोगों पर डोमिनेटेड थे। ठीक है, तो वो उनको क्या कर रहे थे, जो एरिस्टोक्रेसी के लोग थे वो ज़्यादा पावरफुल थे मार्केट में, और जो पीजेंट्री के लोग थे वो मार्केट में पार्टिसिपेशन उतना ज़्यादा नहीं था, और ना ही उनको को वहाँ जो है फ्रीडम मिलती थी। तो ये सबसे पहले ये चाहते थे कि मार्केट में इंडिविजुअल फ्रीडम मिले, हर कोई मार्केट का यूज कर सके। नंबर 2 था इक्वलिटी बिफोर लॉ। ठीक है, मतलब कानून की नज़र में, चाहे वो एरिस्टोक्रेसी का हो, पीजेंट्री का हो, चाहे जो थर्ड स्टेट अपने पास मिलकर आया था, थर्ड द न्यू मिडिल क्लास, ठीक है, स्ट्रक्चर था सोसाइटी का, तो उनमें से किसी भी बात, कुल मिला के बात ये हो गई कि इस एक लिमिटेड कुछ क्राइटेरिया है, माना कि ये इसमें जितने भी पीपल्स यहाँ रहते हैं वो गवर्नमेंट के हिसाब से, ठीक है, चाहे वो पनिशमेंट हो, चाहे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो, अदरवाइज कोई सा भी वर्क हो, ठीक है, उन सब के अंदर उनको इक्वलिटी मिलनी चाहिए। अगर जैसे कि बात करें अपन, आपको फॉर एग्जांपल समझाता हूँ, जैसे कि कोई मिनिस्टर का बेटा है, उसने कोई किसी के साथ कोई मतलब कुछ भी एक्सीडेंट कर दिया किसी का, या किसी का मर्डर कर दिया, ठीक है, तो उसे थोड़ी सी क्या मिलेगी, कंसेशन मिलेगा, क्योंकि वो एक मिनिस्टर का बेटा है। और वहीं अगर अपन बात करें नॉर्मल ह्यूमन की, तो उसको अगेंस्ट क्या होता है, अगर वो किसी भी पावरफुल पर्सन के अगेंस्ट हो जाता है तो क्या होता है, फाइनली या तो वो बीच में ही क्वाइट कर देता है, या फिर वो पावरफुल जो पर्सन है उसे इस तरीके से टॉर्चर करता है कि या तो वो केस ही हार जाता है या फिर उस केस से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या हुआ था, ठीक है, तो ये जो लोग थे क्लर्जी, या अपन कह सकते हैं एरिस्टोक्रेसी के लोग, ठीक है, इनको ज्यादा जो है कंसिस्टेंसी मिलती थी देन पीजेंट्री। तो ये चाहते थे इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब कानून की नज़र में हर आदमी इक्वल होना चाहिए, चाहे वो किसी भी स्टेट से बिलोंग करता हो, किसी भी सोसाइटी के किसी भी पार्ट से बिलोंग करता हो। थर्ड था गवर्नमेंट ऑफ कंसिस्ट, मतलब चल क्या रहा था,
कि राजा है, नेक्स्ट अगला किंग कौन बनेगा, अगला किंग उसी का फैमिली से जो होगा वो नेक्स्ट किंग होगा। मतलब तो ये सिस्टम चेंज करना था। वो चाहते थे कि गवर्नमेंट किस हिसाब से बने, कंसिस्टेंट, ठीक है, कंसेंट से बने। कंसेंट मतलब हम लोग इलेक्ट करेंगे, ठीक है, अपने केस को रिप्रेजेंटेटिव्स को अपन इलेक्ट करेंगे, वो रिप्रेजेंटेटिव मिलकर के अपनी गवर्नमेंट है उसको चलाएंगे। तो ये चाहते थे कि जो गवर्नमेंट है वो कौन चलाए, पीपल चलाए, ना कि कोई बिजनेस, ठीक है, कोई भी पैसे वाले लोग, या आपने 9th में पढ़ा कि ना ही कंजर्वेटिव्स ना रेडिकल्स, ठीक है, वो लोग नहीं, पूरी जो भी जनता है वहाँ की, जो भी सिटीजन्स है वो मिलकर के वहाँ की गवर्नमेंट है उसको कंसेंट करेंगे और वो ही गवर्नमेंट जो है वहाँ पे रूल करेगी। ओके, नेक्स्ट क्या था, एंड ऑफ द ऑटोक्रेसी एंड क्लर्जिकल प्रिविलेज। अब आप कहोगे सर ये 2 वर्ड के आगे एक्सप्लेन कर लेते हैं, ऑटोक्रेसी एंड क्लर्जिकल प्रिविलेज। तो आप एक बार वापस मैं 9th में लेके जा रहा हूं आपको। ऑटोक्रेसी आपने चैप्टर पढ़ा होगा, सोशलिज्म एंड राइज ऑफ सोशलिज्म एंड रशियन रिवॉल्यूशन। तो उसी में अपन देखते हैं कि जो रशियन एम्पायर था उसमें जो सार निकोलस, वो क्या था, एक ऑटोक्रेटिक एम्पायर, वो एम्पीरियर था, ठीक है। तो ऑटोक्रेटिक मतलब अपन कह सकते हैं कि मतलब जो उसने कह दिया, ठीक है, जो भी उसके मुंह से निकल गया वो ही वहां का कॉन्स्टिट्यूशन होता था, उसे कोई रोक नहीं सकता था, ठीक है, वो अनबीटेबल था। तो ऐसा कोई भी जो कहाँ चलता था ये सारा सिस्टम, मोनार्की सिस्टम में। तो ये चाहते थे कि ऑटोक्रेसी मतलब मोनार्की, तो ये जो फॉर्म ऑफ द मोनार्की है उसकी एंड होनी चाहिए। और ये जो क्लेरिकल जो प्रिविलेज है, क्लेरिकल प्रिविलेज मतलब ठीक है, क्लर्जी मतलब आप समझो, आपका जो वापस लुई 16 की तरफ जाते हैं, क्लर्जी मतलब फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट में थे ना क्लर्जी, तो उनको जो प्रिविलेज मिले हुए थे, उनको कह सकते हैं जो रियायत है, छूट मिली हुई थी, या उनको कुछ स्पेशल पावर्स मिली हुई थी, ठीक है, उनका और ये जो आपकी मोनार्क सिस्टम है, इन दोनों का क्या होना चाहिए, एंड होना चाहिए। गवर्नमेंट जो है इलेक्ट होनी चाहिए और वो पब्लिक इलेक्ट करेगी। तो ये 4 अपने जो पॉइंट्स है वो अपन देखेंगे पॉलिटिकल तरीके से, कि ये पॉलिटिकल लिबरलिज्म के ये 4 कॉन्सेप्ट थे। और 5वां किसके लिए देखेंगे अपन, इकोनॉमिकल कैसे है कि फ्रीडम ऑफ मार्केट की फ्रीडम कैसे, ठीक है। अब मार्केट की फ्रीडम कैसे मिलेगी, कि जैसे सोचो कि ये एक रीजन है, इस रीजन में ये अलग स्टेट, ये अलग स्टेट, ये अलग स्टेट, ये अलग स्टेट, इस स्टेट के लोग यहाँ जा रहे हैं, स्टेट के लोग यहाँ आ रहे हैं, तो जब अपना रीजन छोड़ रहे हैं तो यहाँ पे इनको टैक्स देना पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ की करेंसी दूसरी है, यहाँ की करेंसी दूसरी है, मतलब इनको वो उलझ जाते थे करेंसीज में, टैक्सेस वगैरह में, बॉर्डर्स वगैरह में, क्योंकि आज ये इसके अंडर में है, कल ये इसके अंडर में हो जाएगा, परसों ये इसके अंडर में हो जाएगा। मोनार्क था, ठीक है, कोई नेशन स्टेट तो थे नहीं कि जो फिक्स है कि वो ये क्राइटेरिया इसका है, ये क्राइटेरिया इसका है। तो इस वजह से ये जो है बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो फाइनली इन्होंने क्या डिसीजन निकाला, इन लोगों ने बनाई ज़ोल्वरीन, ठीक है। किन लोगों ने, जो ट्रेडर्स थे, ट्रेडर्स, कौन से ट्रेडर्स, पर्शियन ट्रेडर्स। अब बात कर रहे हैं जर्मन, ठीक है, क्योंकि उस समय जर्मनी तो था नहीं, जर्मनी किसके अंडर में था उस समय, पर्शिया में, ठीक है। तो पर्शियन जो ट्रेडर्स है वो क्या करेंगे, पर्शियन ट्रेडर्स ने क्या किया, एक कस्टम यूनियन बनाई 1834 में, उसे हम क्या कहेंगे, ज़ोल्वरीन कहेंगे। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कोशिश करेंगे ज़ोल्वरीन की डेफिनेशन देने की। हाँ, बात कर लेते आगे। तो 1834 में ज़ोल्वरीन जो कस्टम यूनियन है वो बनाई गई, किसके द्वारा, पर्शियन ट्रेडर्स थे उनके द्वारा। उन ट्रेडर्स ने क्या किया, जो अबॉलिश ट्रेड बैरियर्स। अब ट्रेड बैरियर्स क्या, इंडिया में जितने भी स्टेट्स है, ठीक है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अपन जा रहे हैं तो वहां पे अपने को क्या देना पड़ रहा है, टैक्स वगैरह देने पड़ रहे हैं ना। तो वो टैक्स जो मिलता था वो होता था ट्रेड बैरियर्स, मतलब एक ही एम्पायर जो है, एक ही किंग है, उसके अंडर में अलग अलग रीजन्स है, एक ही किंग का रूल है वहां पे, लेकिन फिर भी वहां क्या है, अलग अलग रीजन में उसको डिवाइड कर रखा। तो एक रीजन से दूसरे रीजन में अपन जा रहे हैं तो वहां पे क्या, टैक्स देना पड़ रहा है। तो एक तो उन्होंने ये सिस्टम बंद किया कि टैक्स देने वाला सिस्टम। दूसरा, टैक्स जो मिलता था उनको अलग अलग करेंसीज में मिल रहा था, लगभग 30 के आसपास उस टाइम पीरियड में टोटल करेंसीज जो है वो ओवरऑल चल रही थी। तो उसमें से लगभग उन्होंने 30 में से 28 करेंसीज उनको अबॉलिश कर दिया, केवल 2 करेंसीज जो है उनको मार्केट में रखा, ताकि ट्रेडिंग क्या हो जाए, थोड़ी ईजी हो जाए, ठीक है। ये तो अपन फाइनली इस तरीके से इन्होंने जो है लिबरल्स जो है इन्होंने नेशनलिज्म के अगेंस्ट ये सारा, मतलब नेशनलिज्म के लिए ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट रखा। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा।
अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है तो कमेंट बॉक्स में डालें। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और अपना होमवर्क ज़ोल्वरिन की डेफिनेशन बनाने की आप कोशिश करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।